हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। नोटबुक आईएएस में आपकी मानसी मैम आपका फिर एक बार स्वागत करती है और क्लासमेट गुरु में भी। क्लासमेट गुरु हमारी नोटबुक आईएएस की एक और ब्रांच है जिसमें वनडे एग्जाम्स का जो कंटेंट है वो डलता है। ठीक है, आप उसको विजिट करके एक बार जाके देख सकते हैं। कंटेंट काफ़ी क्वालिटी वाला कंटेंट है, आप निराश नहीं होंगे और जाके देखिए उसको। बहुत सारे इनिशिएटिव्स मेरे द्वारा, कोई और सर के द्वारा जो है ढेर सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। जो वनडे एग्ज़ाम्स है, जो अपकमिंग वनडे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी कंटेंट लगने वाला है, वो सब कुछ इसमें पोस्ट होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आज पढ़ेंगे सैटेलाइट जो लॉन्चिंग रॉकेट्स होते हैं उनके बारे में। भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन की कहानी मानवीय सरलता और वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और लचीलेपन का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। ठीक है, 1960 के दशक से लेकर जो साउंडिंग रॉकेट्स थे और 2020 तक के जो SLVs थे, ये जो जर्नी रही है हमारी, ठीक है, ये हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और हमारे बहुत सारे माइलस्टोन्स जो हमने अचीव किए हैं, ये दर्शाती है हमें। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को जो है वो बदल दिया है। पहले के जब हम देखते हैं, पहले के फेलियर्स देखते हैं और आज के फेलियर्स देखते हैं, तो उनमें बहुत सारा डिफरेंस है। पहले के अचीवमेंट्स देखते हैं, काफ़ी फेलियर्स के बाद में जो है वो हमें अचीवमेंट्स मिली और अब जो है उन फेलियर्स से हमने बहुत कुछ सीख के जो है वो अब हमारी जो अचीवमेंट्स है वो काफ़ी हमें पास ले आई है। ठीक है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हमने करी है, वो आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या अचीवमेंट्स करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साउंडिंग रॉकेट्स 1960 में इंडियन स्पेस प्रोग्राम की जो जड़ें हैं 1960 में वो मजबूत होना शुरू हुई। ठीक है, 1960 से जो है वो मजबूत होना शुरू हुई जड़ें और तभी हमारा प्राइमरी गोल सिर्फ ये था कि जो पीसफुल जो आउटर स्पेस है उसमें पीसफुली जो है वो हमें ऑर्बिट करना था, पीसफुली जो है वो हमें देखना था, रिसर्च करनी थी इन सारी चीज़ों के ऊपर। तो वो एक हमारा प्राइमरी गोल था 1960s के वक्त। ठीक है, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, जिसको एस्टैब्लिश किया था विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडियन स्पेस रिसर्च में। उनकी वजह से जो है आज जो भी हमने अचीव किया है, उन्हीं ने ये माइलस्टोन्स रखे हुए हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, तो पहला स्टेपिंग स्टोन जो है वो उन्होंने ही रखा था साउंडिंग रॉकेट्स का। ठीक है, जो सबऑर्बिटल रॉकेट्स थे जिनका उपयोग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को ऊपर एटमॉस्फेयर में लॉन्च करना है। ठीक है, ये उनका मोटो था। तो इसका स्टेपिंग स्टोन जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी जो है उनके द्वारा जो है वो लिया गया था। भारत का पहला रॉकेट एक छोटा अमेरिकन मेड नाइक उपाचे था। ठीक है, अमेरिकन मेड नाइक उपाचे था जो 21 नवंबर 1963 के थिम्बा, ठीक है, थुम्बा से जो है वो लॉन्च किया गया था। थुम्बा क्यों जगह जो है वो चुनी गई, क्योंकि वो एक जियोमैग्नेटिकली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है वो है, क्योंकि उससे अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे और कॉस्मिक रेडिएशन को हम और अच्छे तरीके से समझ सकते थे। ठीक है, ये मेन कारण थे थुम्बा को चूज़ करने के। फिर उसके बाद इन शुरुआती रॉकेट्स से क्या हुआ, इन शुरुआती रॉकेट्स का प्राइमरी बेनिफिट ये था कि उन्हें भारत के जो रॉकेट्स थे, ठीक है, वैज्ञानिक और एरोडायनामिक रॉकेट्स जो टेक्नोलॉजी में जो है वो एडवांसमेंट लाने की कोशिश कर रहे थे, इसकी बुनियादी जानकारी जो है वो विकसित करने में मदद करते थे ये सारे जो शुरुआती रॉकेट्स थे। ठीक है, जो जल्द ही ज़्यादा एम्बिशियस और ज़्यादा एम्बिशियस वेंचर्स में जो है वो ट्रांसफॉर्म होते गए। ठीक है, अभी हम देखेंगे सारी जर्नी हमारी कहाँ से लेके हम कहाँ तक पहुँचे हैं। देख सकते हैं अब्दुल कलाम जी जो है वो रॉकेट पे साइकिल पे जो है वो अपना रॉकेट जो है वो ले जा रहे थे। रॉकेट्स के पार्ट जो है तब उनके पास जो है वो बड़ा कुछ वो नहीं था, मतलब
कि अब कैसे जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेम्पो वगैरह होते हैं, तब उनके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, ऐसा कोई व्हीकल नहीं था। इस वजह से उन्होंने जो है वो साइकिल पे अपने रॉकेट के पार्ट्स जो है वो लेके गए और उन्होंने अलाइन करे। ठीक है, तो ये जो है वो उनकी तस्वीर है। आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, यहाँ से लेके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, GSLV जो रॉकेट है हमारा, सैटेलाइट जो है हमारा, वहाँ तक हम अब तक पहुँचे हैं। इसकी पूरी जर्नी आज हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है SLV। 1980 में भारत ने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सफल लॉन्च के साथ एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया। रोहिणी सैटेलाइट को जो है ऑर्बिट में स्थापित किया इस माइलस्टोन ने। ठीक है, इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने। मैं फोटो दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, SLV-3 ये हमारी पहली जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कह सकते हैं हम। इसने जो है एक माइलस्टोन अचीव किया कि रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में जो है वो वॉन्डर करने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसके साथ इंडिया ने फिफ्थ नेशन बन गया इंडिया। ठीक है, जो सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, ऐसे बड़े चीज़ों का या फिर ऐसे बड़ी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखता है, ऐसा फिफ्थ नेशन बन गया उस वक्त। हम 1980s की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद SLV जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की लीडरशिप में बना था। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा, उन्होंने रॉकेट्स के जो भी वो बच्चे थे तभी, उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने अपने लीडरशिप में जो है वो SLV को डेवलप किया, SLV को लॉन्च किया। वो एक 4 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट था। पहले के कुछ फेलियर्स के बावजूद जो है वो SLV ने इंडिया की एंट्री करवाई ग्लोबल स्पेस एरेना में। ठीक है, पहले कुछ फेलियर्स उन्होंने फेस किए, फिर जो है वो डेवलप करके सक्सेसफुल लॉन्चेस करने के बाद जो है ग्लोबल स्पेस एरेना में इंडिया की जो है वो एंट्री हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं ASLV के बारे में। ASLV जो है 1980 में के दशक में एंड में भारत ने 1980s के एंड में क्या हुआ कि 1980s में भारत ने SLV का विकास किया, जिससे पेलोड कैपेसिटी जो है जो वो बढ़ गई। सैटेलाइट की जो पेलोड कैपेसिटी होती है, सैटेलाइट जो रॉकेट्स होते हैं वो सैटेलाइट्स को ले जाते हैं, तो एक स्पेसिफिक वेट जो है वो, जैसे आप इधर देख सकते हो, ये जो है ये रॉकेट्स है, ये सैटेलाइट को जो है वो ले जा रहे हैं। ठीक है, ये सैटेलाइट्स को जो है वो ले जा रहे हैं, तो इसकी एक बेसिक कैपेसिटी होती है। ठीक है, पेलोड की जो है वो कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी के अंडर जो है वो हम ले जा सकते हैं, वरना जो सैटेलाइट है या जो रॉकेट है वो गिरने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसको लॉन्च में जो है वो एक पुश चाहिए होता है। इस वजह से, मतलब वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, पेलोड कैपेसिटी जो है वो इम्प्रूव करी गई। ठीक है, इसको इम्प्रूव करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इनकॉर्पोरेट कर दी गई उसमें। और हालांकि ASLV को काफ़ी सेटबैक्स मिले स्टार्टिंग में। ठीक है, कोई भी सैटेलाइट या फिर कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल जो होती है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उसे स्टार्टिंग में जो है वो थोड़े सेटबैक्स मिलते हैं। इन्हीं सेटबैक्स की वजह से आज इंडिया का जो इंडिया के जो भी स्पेस हिस्ट्री रही है, आज वो हमें उन मिस्टेक्स की वजह से आज जो है वो हमें इतनी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इतने बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं हमें, क्योंकि मिस्टेक से ही हम लर्न करते हैं। अगर किसी ने गलती करी कोई अपनी ज़िंदगी में, तो वो गलती उसे अगर याद रहती है तो वो गलती ही वो ऐसे कहता है कि मैं ये गलती कभी दोहराऊंगा नहीं। तो इसी के वजह से जो है आज का जो शेप है इंडिया के एरोडायनामिक्स का और इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम्स है उनका, आज जो शेप दिखाई देता है वो हमारी पुरानी मिस्टेक्स की वजह से दिखाई देता है। तो ASLV जो है उसने पहले बहुत सेटबैक्स जो है वो फेस किए। ASLV फेस के वक्त जो डिफ़िकल्टीज़ के साथ हम गुजरे, उसने आज के हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम को जो है वो शेप किया है अलग तरीके से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चैलेंजेस जो है वो अचीव करने में आज जो है वो मदद करी है। अब
PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अगला आया हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। असली सफलता हमें 1990 में मिली। 1990 के दशक में क्या हुआ, PSLV का जब विकास हुआ तब हमें असली सफलता मिली। पोलर और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट दोनों में ये जो सैटेलाइट लॉन्च होता था वो सैटेलाइट लॉन्च पॉसिबल हुआ PSLV के साथ। इसरो के लिए एक ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट था। ठीक है, विश्वसनीय और कॉस्ट एफिशिएंट एक सफलता कह सकते हैं इसको, कॉस्ट एफिशिएंट भी था ये। 1994 के बाद में, ठीक है, 1994 में इसकी पहला सफल मिशन हुआ जिसने जो है वो मतलब बहुत महत्वपूर्ण था और जिसने जो है एक रिकॉर्ड जो है ग्लोबल रिकॉर्ड सेट किया। इस रॉकेट ने जो है वो 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करी ऑर्बिट में। तो सोच सकते हैं ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ये कितना बड़ा प्रोग्राम होगा। ठीक है, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है काम किया था PSLV ने। इसके बाद आया GSLV, ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च व्हीकल। 2000 के दशक में क्या हुआ कि 2000 के दशक में भारत को और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ में कदम रखना था। इस वजह से उन्होंने GSLV को डेवलप किया। GSLV का मेन मोटो क्या था कि वो पेलोड जो है वो हैवी पेलोड कैपेसिटी रखता है और जियो स्टेशन हैवी पेलोड कैपेसिटी के साथ में जियो स्टेशन ऑर्बिट्स में जो है वो प्लेस करने के लिए वो हैवी कैपेसिटी रखता है। GSLV को मल्टीपल चैलेंजेस फेस करने पड़े, पर्टिकुलरली क्रायोजेनिक इंजन में। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी जो है उसमें पहले बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। उसको मास्टर करने के बाद क्रायोजेनिक इंजन्स को जो सुपर कूल्ड लिक्विड हाइड्रोजन होता है जिनमें और लिक्विड ऑक्सीजन होता है, ये उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन्स सुपर कूल्ड लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को ये यूज़ करते हैं ताकि एनर्जी जनरेट कर सके, लॉन्च होने में हैवी एनर्जी जनरेट कर सके। ठीक है, ये क्रूशल होता है काफ़ी और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया के प्रतिबंधों का सामना करने के बाद जो है स्वदेशी रूप से डेवलप करने की कोशिश करी थी। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी भारत ने बनाई। उसके बाद क्या हुआ कि शुरुआत में असफलताएं हुई। उसके बाद जो है GSLV D5, ये देख सकते हैं आप, GSLV D5 जो है GSLV D5 का सक्सेसफुल लॉन्च हुआ 2014 में, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का जो है वो इस्तेमाल हुआ था और ये भी एक माइलस्टोन जो है वो अचीव कर दिया गया भारत के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने। ठीक है, ये GSLV जो है देख सकते हैं आप। उसके बाद में क्या हुआ, 2022 में SSLV 2022 के लॉन्च जो 22 का जो लॉन्च हुआ उसमें SSLV जो सैटेलाइट थी उसको जो है मार्केट में SSLV सैटेलाइट मार्केट में एक मतलब बहुत अपना एक नाम का जो है उन्होंने सिक्योर कर लिया था। इसरो के जो एफर्ट्स थे वो एड्रेस हुए इस लॉन्च के बाद। स्मॉल सैटेलाइट की मांग जो है वो तेज़ी से बढ़ी इस सैटेलाइट लॉन्च के बाद में। ठीक है, स्पेशली कमर्शियल सेक्टर में ज़्यादा बढ़ी और साइंटिफिक मिशन से SSLV एक लागत प्रभावी और त्वरीय जो बदलाव है उसने विकसित किया उसमें। ठीक है, और ऐसे जो मिशंस थे उसमें SSLV जो है वो काफ़ी सही जो है उन्होंने योगदान किया हुआ है। ये हमारा पूरा हिस्ट्री रह चुका है। ठीक है, ये हिस्ट्री जो है वो मैंने पूरी एक्सप्लेन करी है आपको कि हमारा फर्स्ट सैटेलाइट जो था, सैटेलाइट रॉकेट जो व्हीकल था, वहाँ से लेके आज तक अब तक 2022 तक जो है हमने कितने माइलस्टोन्स अचीव किए हुए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी हो जाती है। इसे जो एक तो सबसे पहले तो आपके करिकुलम को लेके बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हो जाती है। दूसरा, ये स्टडी इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हम कोई कंट्री में रहते हैं तो उसके अचीवमेंट्स, उसने जो फेलियर्स देखे, उन्होंने जो अचीवमेंट्स देखे उस कंट्री ने, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आज का ये जो वीडियो है मैंने दोनों
चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए लाया है कि आपको डेली रूटीन में जो है वो भी पता होना चाहिए कि इंडिया के साइंटिस्ट ने क्या क्या अचीव किया है अब तक, और जो क्या क्या फेलियर्स जो है वो हमें अब तक जो है वो देखने पड़े हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है। कोई भी जो इंडियन रिसर्च सेंटर है या फिर कोई और भी है, कंपेयर करने के बेसिस पे आ जाता है, या फिर कोई डायरेक्ट वनडे में जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि ये प्रोग्राम कब हुआ था, कब इस सैटेलाइट का यूज़ किया गया था, इसकी पेलोड कैपेसिटी क्या थी। ये सारी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल जो है वो ये सारी चीज़ों से एमसीक्यूज़ जो है वो बनाए जाते हैं। इस वजह से ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब फ्यूचर में क्या जो है फ्यूचर क्या है इनका, ठीक है, फ्यूचर हम देखते हैं भारत के स्पेस प्रोग्राम का फ्यूचर पूरी तरह से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ का जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हासिल करने में जो है वो हमें हेल्प करेगी। ठीक है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है स्पेस इंडस्ट्री में। ठीक है, और इसरो ने पहला RLV, ठीक है, RLV जो है रीयूजेबल लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल जो है लॉन्च व्हीकल्स, वो जो है पहला प्रोटोटाइप टेस्टिंग के लिए जो है वो टेस्ट कर दिया गया है, और उसका जो रॉकेट स्टेजेस के फिर से जो रॉकेट स्टेजेस है उसका इस्तेमाल जो है वो सक्षम तरीके से हो रहा है या नहीं, इसका लॉन्च भी जो है वो शुरू हो चुका है। मतलब भारत अपने जो है वो अर्ज पे है कि हम रीयूजेबल सैटेलाइट्स जो है वो फिर सैटेलाइट जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, रीयूजेबल सैटेलाइट्स जो है वो बहुत सैटेलाइट व्हीकल्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट निभाएंगी। भारत ने अगर ये अचीव कर लिया, कोई लॉन्च करने के लिए अगर अचीव कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन एक सेट करेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन में यही है कि साउंडिंग सैटेलाइट से लेके SSLV तक का भारत की जो यात्रा थी वो वैश्विक मंच पर राष्ट्र के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हुई। और इतने सारे जब माइलस्टोन्स हमने अचीव किए और हमारे जो फेलियर्स भी हमने देखे, उनसे सीखा, तो हमें जो अगले माइलस्टोन्स थे वो अचीव करने में हमें आसानी हुई। भारत, अब हम आगे देखेंगे कि भारत जो है वो अपने RLV में क्या सफलताएं जो है वो अचीव करता है। इसी चैनल पे जो है वो आपको अगली वीडियो भी मिलेगी उसकी, अगर कोई अचीवमेंट जो है वो भारत की जो है वो डिस्कवर होती है तो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज काफ़ी अच्छे तरीके से हमने आप लॉन्चिंग स्टेशंस के बारे में जो है, लॉन्चिंग व्हीकल्स के बारे में जो है वो हमने एक्सप्लेन किया है। कल की वीडियो में जो है वो और एक्साइटिंग मैं कुछ नई खबर ले आऊँगी और कुछ साइंटिफिक चीज़ें जो है वो आपको पता चलेंगी, जो आपके डेली लाइफ में और आपके एग्ज़ाम्स में जो है वो हेल्प करेंगी आपको। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। कल फिर से एक और बार मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ में। बाय बाय।